सो फ्रेंड्स, जब से मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हैं और मैं लोगों को पता चला है कि मैं दुबई से हूँ, तो लोग मुझसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि दुबई में जो सैलरी लेवल्स हैं वो क्या होते हैं और क्या होने चाहिए, हम लोगों को कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो मैंने कहा इस पे मैं मेरे पास मल्टीपल लाइक यूज़र केसेस हैं जिसके बारे में मैंने बहुत सारे लोगों से जब जिक्र किया तो लोगों को यकीन नहीं आया कि इस तरह का भी कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू एज वेल। 4 यूज़ केसेस हैं मेरे पास, 4 लोग ऐसे हैं जिनको मैं खुद जानता हूँ और जो एक्सट्रीम के ऊपर है, यानी कि किसी की 10,000 रुपये सैलरी है और वो 4 बच्चों के साथ रह रहे हैं, और किसी की लेट से 50,000 रुपये सैलरी है और 2 बच्चों के साथ रह रहे हैं, और उन्होंने क्या अचीव किया है इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरी अपनी फाइनेंशियल जर्नी में। तो मैंने कहा ये आपको बताना चाहिए, एक थोड़ा सा लेसन भी होगा कि ज़रूरी नहीं है कि सैलरी लेवल ही सब कुछ हो या सैलरी ही सब कुछ हो। तो इसके अंदर आप ये समझें कि मेरे एक दोस्त हैं जो जब 2007-8 में यहाँ पर आए थे तो उनकी सैलरी कुछ नहीं तो 25,000 दिरहम थी। तो उन्होंने सैलरी की लैडर क्लाइम की और वो वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर तकरीबन उनकी 40,000 एट पीक सैलरी हो गई थी, और प्लस बोनस कमीशन अलग मिलते थे उनको। तो ये बात है जब 2009 से लेकर 2007 से लेकर 2009-10 तक की, और वो इस तरह से आगे बढ़े थे। और अफसोस की बात यह है कि उसमें उन्होंने कुछ भी सेव नहीं किया, उस पूरे टाइम में कुछ सेव नहीं किया, और इसलिए नहीं किया कि उनकी कोई फैमिली के इश्यूज थे, बल्कि इसलिए नहीं किया कि उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ियाँ थी जो उनके साथ लगी हुई थी। कभी उन्होंने दुबई की फजूल किस्म की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, जब पता है आपको 2008 के अंदर क्या सिचुएशन थी और लोग किस तरह से जब इन्वेस्टमेंट की थी और उसके बाद किस तरह से लोग लोग जो है वो फंस गए थे उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर। प्लस उसी टाइम में उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया था, लेवरेज के ऊपर इन्वेस्ट किया था, और किस तरह से आपको वो भी पता है कि बेनज़ीर इंसिडेंट भी हुआ था उस टाइम पर 7-8 के अंदर। और जब बंदा लेवरेज के ऊपर होता है तो ओवर 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 स्पेंड करता है, अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाता है, और जब ये सिचुएशन होती है तो उनके साथ इसी तरह की कोई कहानी हुई थी। मैं उस पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहता। फिर उन्होंने कुछ टाइम ऐसा भी गुजारा कि वो यहाँ की जॉब के ऊपर, यहाँ के पैसों के ऊपर पाकिस्तान में रह रहे थे, और वहाँ की कंपनी संभाल रहे थे, जो उनकी कंपनी ने उनको पाकिस्तान भेज दिया था, और उनको सैलरी यहाँ की मिल रही थी। ये सब कुछ होने के बावजूद आज वो किस कंडीशन में है मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि उनकी फैमिली में अगर कोई देख ले ये वीडियो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि वो मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ उनके लिए। बट आई कैनॉट टेल यू कि वो किस तरह से हैं, और मैं आपको कभी इस तरह हुआ कि वो खुद अल्लाह करे अपनी सारे इश्यूज से उनके ख़त्म हो जाएं और वो खुद कैमरे के ऊपर आके बताना चाहें तो फिर वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। लेकिन कोई अच्छा हाल नहीं था उनको। बार बार ऊपर से अल्लाह ताला की तरफ से हेल्प हुई, 2-3 दफ़ा उनको खड़े होने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने हर दफ़ा लेवरेज के ऊपर मसले किए। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, जो प्रॉपर्टी ली वो ऑफ प्लान ली और उसका कुछ नहीं पता था, वो उनके 3-4 लाख दिरहम उस वक्त ज़ाया हुए थे। जो इन्वेस्टमेंट की स्टॉक मार्केट के अंदर, बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर, सब कुछ लेवरेज के ऊपर किया। जैसी स्टॉक मार्केट नीचे आई, ये सब कुछ होने के बाद उनके पास फिर मौका आया। 2011-12 में उनकी जॉब चली गई और उसके बाद वो रियल इस्टेट में आ गए। रियल इस्टेट में आकर हार्ड टाइम उन्होंने देखा, यहाँ के लोन्स भी पे ऑफ कर रहे थे और अपना घर भी चला रहे थे। सब कुछ होने के बाद 2017-18 के अंदर उनके पास कुछ बेहतरी आई और अच्छे खासे फंड जमा हो गए। अपनी कंपनी खोल ली थी उन्होंने रियल इस्टेट की, लेकिन उसके बाद फिर वो बिटकॉइन में फंस गए, अगेन लेवरेज के ऊपर। तो बंदा कितने भी पैसे कमा ले, इनकम कुछ भी हो जाए, अगर गलतियां करेगा तो कभी भी इस तरह की गलतियां जो गैम्बलिंग वाली गलतियां अगर वो करेगा तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसी तरह से मेरे एक और फ्रेंड है जो 2007 में ही स्टार्ट किया उन्होंने यूएई के अंदर, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर थे, और जब वो यूएई आए थे वो 20,000 दिरहम की सैलरी के ऊपर थे। मेरे ख्याल से इस साल वो तकरीबन कोई 50,000 दिरहम की सैलरी के ऊपर होंगे, लेकिन एट द टाइम उनके पास इस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो उसको बोल सकें, सिवाय एक प्रॉपर्टी के यूएई के अंदर, जो कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। लेकिन उनकी जो इनकम थी ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 15 ईयर्स, उसको वो जस्टिफाई नहीं करती वो प्रॉपर्टी की। वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी, वो भी मॉर्गेज के ऊपर हो, तो वो प्रॉपर्टी जस्टिफाई नहीं करती है। तो
अगेन वही बात आती है कि 50,000 दिरहम की सैलरी उनकी भी थी, 50,000 दिरहम की जो मैंने दूसरे साहब की बताई उनकी भी थी, तो उन्होंने भी उसको उस तरह से वैल्यू नहीं किया। गलतियां करते हैं लोग, ओवर स्पेंड करते हैं, आगे नहीं देखते। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आप जब यहाँ रह रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को देखें कि आपके पास एक टैक्स फ्री इनकम मिल रही है, उस टैक्स फ्री के ऊपर अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज टैक्स लगाएं और उसके बाद फर्दर सेव एंड इन्वेस्ट करें, जितना लोग यूएस और कनाडा में कर रहे होते हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई हक नहीं है कि यहाँ को आप बोलेंगे यार यहाँ ये मसला, यहाँ वो मसला। यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक इनकम मिल रही है जो आपको बड़े आराम से बहुत अच्छी लाइफ गुजारने का अपॉर्चुनिटी देती है, बहुत टाइम देती है, और आप उसके अंदर अपनी फैमिली को बहुत अच्छी लिविंग दे सकते हैं। खैर, 50,000 ये 2 केसेस हो गए। अब एक बंदे को मैं जानता हूँ जो ब्रिटिश सिटीजन है और पाकिस्तानी है, लेकिन यूके से आए हुए हैं वो, और काफ़ी अरसे से हैं। मतलब वो 2000 आई थिंक 2007 के अंदर यूके गए थे, 2007 से यूके से वापस आए थे दुबई। उससे पहले उन्होंने 5-6 साल वहाँ गुजारे थे, 6-7 साल आई थिंक गुजारे थे, और उसमें उनकी सिटीजनशिप हो गई थी। सिविल इंजीनियर थे वो, यूके में जॉब कर रहे थे, यहाँ पर आए, यहाँ पर अच्छी जॉब मिली शुरू में। अब यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि लोगों को अपनी वैल्यू नहीं पता होती है। ये एक और मसला है, लोगों को अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए। लोगों को अपनी जैसे इन 2 केसेस के अंदर जो पहले गुजरे हैं, जो मैंने पहले बताए, उसके अंदर लोगों को उन दोनों को अपनी वैल्यू का पता था। उनको पता था कि वो कितना कमा सकते हैं, लेकिन उनको पैसे सेव करना नहीं आ रहे थे, उनको पैसे इन्वेस्ट करना नहीं आ रहे थे, उनको पर्सनल फाइनेंस नहीं आ रही थी। किसी ने पहले भी बोला था ना कि यार जो 50,000 दिरहम जिसको मिल रहे हैं उसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने 1-2 वीडियोस और पहले बनाई थी, उसके ऊपर लोगों ने इस तरह से बोला था। मैंने यही बताया था, इसीलिए मैं बताता हूँ कि मुझे पता है ना कि बहुत सारे लोग जो ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि उनको कैसे खर्च करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। तो इसी तरह से इन भाई को जो मैं बता रहा हूँ आपको अब, वो यूके से 2007 में आए थे, और रिसेंटली मुझे पता चला कि यार वो जब आए थे तो उनकी इतनी कम सैलरी थी कि जितने पाकिस्तान से लोग आ रहे होते हैं इंजीनियर्स, उस लेवल की सैलरी थी उनकी ऑलमोस्ट, या थोड़ी सी ज़्यादा थी। मतलब अगर पाकिस्तान से कोई अच्छा बंदा आएगा ना तो शायद उस जैसी ही सैलरी थी। तो ऐसे भी लोग भी होते हैं जिनको अपनी वैल्यू का नहीं पता होता, और आज भी वो ब्रिटिश सिटीजन होते हुए भी जिस सैलरी पे काम कर रहे हैं, तकरीबन 25,000 दिरहम उनकी सैलरी है, जिस सैलरी पे वो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का कोई नॉर्मल बंदा जो अच्छा एजुकेटेड और अच्छा थोड़ा सा दिमाग वाला होगा, उसको वो मिल सकती है सैलरी। प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को अपनी एबिलिटीज़ का नहीं आइडिया होता, या अपनी वर्थ का नहीं पता होता, वो एक अलग मसला बन जाता है। जैसे इन साहब का मैं बताऊं, इनके ऊपर लोन भी है, जो यूके से आए, उनके ऊपर यूके में भी लोन था। अब वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से वो कोई प्रॉपर्टी खरीद लें यूके के अंदर, लेकिन अब जाके उनका लोन खत्म हुए तो 25,000 दिरहम के अंदर फैमिली के साथ वो सारी चीज़ें होते हुए इस एज में आके, जबकि 40 प्लस 42-43 का बंदा हो जाता है, तो फिर उसमें जीरो से स्टार्ट करना अपना लोन खत्म करके, वो एक अलग मसला होता है। इन भाई के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इनको अपनी वैल्यू का भी नहीं पता था, इन्होंने फजूल किस्म के लोन भी अपने ऊपर चढ़ाए हुए थे, और इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी नहीं की। तो जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि ये इस तरह की प्रोफाइल वाला बंदा जो कि ब्रिटिश सिटीजन हो और यूके में जॉब भी की हुई हो, उस तरह के बंदे को कम अज़ कम भी 35-40,000 दिरहम्स के करीब मिल जानी चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिलती है तो वो आपके अपने प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह से अब मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ ऐसे बंदे की जो 2007 में यूएई आया था, और उस वक्त से लेकर आज तक उस बंदे की सैलरी में कोई फ़र्क नहीं आया। उसने कोई, मेरे ख्याल से आई थिंक 8 के करीब, 7-8 के करीब जॉब्स चेंज की हैं आज तक, लेकिन उसकी सैलरी 10,000 दिरहम थी उस वक्त, बल्कि शायद 12,000 दिरहम पे आया था, और उसके बाद कम हुई थी, और अब 12-10 एवरेज उसकी 12-10 रही है। अब भी आजकल शायद 11,000 दिरहम सैलरी होगी। तो ऐसे बंदे भी हैं। और इस बंदे ने, जिसका मैं बता रहा हूँ आपको, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रह रहा है, पूरी फैमिली है, पाकिस्तान में बैक होम सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में ये समझने कि फैमिली में कोई काम नहीं करता, सारे इसके ऊपर चल रहे हैं, और वो एक अलग मसला है जो कि एक अलग वीडियो होनी चाहिए कि भाई जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको देखना चाहिए कि अपने साथ, ठीक है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, लेकिन एक हद तक उनको इतना आदी ना बनाएं अपना कि वो हर चीज़ के लिए आप पे रिलाई करना शुरू हो जाएं। खैर, ये बंदा, इसने पूरी फैमिली को सपोर्ट किया, यहाँ पर अपने काफ़ी बड़ी फैमिली के साथ रह रहा है। मैं नहीं बता रहा काउंट की, शायद मैंने वीडियो में पहले बोल दिया, लेकिन मुझे याद नहीं है मैंने बोला है नहीं बोला, मैं बच्चों के काउंट नहीं बता रहा, लेकिन अच्छे खासे उनके बच्चे हैं, और वो स्कूल भी जाते हैं, और 11,000 दिरहम की सैलरी के अंदर वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये पता है कि उस बंदे ने 2 प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान में बना ली हैं, दोनों रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके अलावा भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करता रहता है। उसको थोड़ा सा मैंने समझाया था, 2012-13 तक उसको भी
ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी, लेकिन उसके बाद से कुछ आई ओपनिंग उसके साथ इंसिडेंट हुए तो उसने फिर ये काम स्टार्ट किया कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। ऑल्दो कि अभी भी सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी पे कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, लेकिन इतनी सैलरी और इतने बड़ी फैमिली के साथ होने के बावजूद अगर उसने 2 प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं, तो ये जो 2 बंदे थे जिन्होंने 50,000 दिरहम की सैलरी थी एक बंदे की, दूसरे बंदे की भी 50,000 दिरहम की सैलरी थी, तीसरे बंदे की 25,000 की सैलरी है, इन किसी ने भी उस तरह की प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाई जितनी कैपेसिटी उनकी थी। इस बंदे बल्कि मैं बताऊं, जिन फ्रेंड का मैंने जिक्र किया जिन्होंने अपने पैसे स्टॉक्स में भी डुबोए थे, वो खुद कहते हैं अपने मुंह से कि अगर उन्होंने गलतियां नहीं की होती, ठीक है फैमिली का लिविंग स्टाइल वही रखा होता जो था, लेकिन गलतियां नहीं की होती, लेवरेज पे काम नहीं किया होता, सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे जो दिरहम में थे वो दिरहम में ही छोड़ देते, कोई इन्वेस्टमेंट ना की होती, तो वो कुछ नहीं तो 50-60 करोड़ रुपए इस वक्त उनके पास होते, क्योंकि उनके पास सैलरी भी ज़्यादा थी, उनके पास बोनस और कमीशन भी उस टाइम पे आता था। लेकिन वही बात है ना, अब मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितनी सैलरी हो सकती है, इतनी कम क्यों, इतनी ज़्यादा क्यों। इस पे अगर बात करें कि कितनी सैलरी होनी चाहिए किस लेवल के ऊपर, तो भाई देखें, डॉक्टर्स की सैलरी भी मैंने 15,000 की भी देखी है, 50,000 की भी देखी है, इंजीनियर्स की सैलरी भी मैंने 5,000 दिरहम की भी देखी है, क्वालिफाइड इंजीनियर की सैलरी 5,000 दिरहम की भी देखी है और 50,000 दिरहम की भी देखी है, और MBA की सैलरी मैंने अगेन 5,000 दिरहम की भी देखी है और 50,000, 60,000, 70,000 दिरहम की भी देखी है। तो स्काई इज़ द लिमिट। और आपको अगेन एज आई सेड, आपको अपनी वैल्यू पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो दुबई की सैलरीज बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं। एक ही क्लास के अंदर जो लोग होंगे, क्लास फेलोज होंगे, उनकी सैलरी 5,000 दिरहम भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है। इसलिए इट वेरीज अलॉट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसको, अपनी वैल्यू को जानें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को अपग्रेड करें और मेक श्योर करें कि पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर पूरा फोकस रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी इस तरह की इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ये मैं इस चैनल के ऊपर बात करता हूं बेसिकली पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी की, इस टॉपिक के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर और पर्सनल फाइनेंस पे मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूं। UAE में किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 2 वीडियोस नजर आ रही होंगी आपको, उनको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।